Hello students, good morning all of you. Today we will discuss about van der Waals radii. In our last video, we will discuss about atomic size and periodicity in properties. है ना, different types of periodicity in properties and one of which is atomic size. Now we will discuss about van der Waals radii. हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एटॉमिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई या मेटालिक रेडियाई क्या होती है. ठीक है, अब आज हम जो पढ़ रहे हैं van der Waals रेडियाई, और ये जो van der Waals रेडियाई होती है ये एटॉमिक रेडियाई से किस तरीके से अलग होती है. तो देखो, सबसे पहले अगर मैं इसको डिफाइन करूं, इसकी डेफिनेशन दूं तो कैसे डिफाइन करूंगा इसको मैं. इट मे बी डिफाइंड एज द half of internuclear distance, half of internuclear distance between the nuclei of two atoms in which van der Waals force exists. क्या कहना चाह रहा है कि जो van der Waals रेडियाई होती है वो एक्चुअल में क्या होती है, एज द हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. ठीक है, हमने कोई दो एटम ले लिए भाई, ये तो हमने पता ही है कि जो हम रेडियस निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, दो एटम्स के बीच की न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस को हम हाफ कर देते हैं. अब अगर उन दोनों एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है तो हमने नाम दे दिया कोवेलेंट रेडियाई. अगर उनके बीच में मेटालिक बॉन्ड था तो हमने नाम दे दिया मेटालिक रेडियाई. अब जबकि उनके बीच में जो फोर्स है वो van der Waals फोर्स है, तो अब हमने उनको नाम दे दिया van der Waals रेडियाई. क्लियर है, तो हमने इसको बोल दिया कि भाई ये van der Waals रेडियाई. तो अब ये जो van der Waals रेडियाई हम जो मेजर करेंगे वो क्या कह रहा है कि हमने कोई दो एटम्स लेंगे और उन दोनों एटम्स के बीच में जो फोर्स होगा वो van der Waals फोर्स. और ये हम अपने आगे पढ़ेंगे कि जो van der Waals फोर्स होता है बेटा वो सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है. इस van der Waals फोर्स में या van der Waals में ये दो एटम्स है वो ओवरलैप नहीं होते, काफी दूर दूर होते हैं. तो इनके बीच की जो डिस्टेंस आएगी हम उसको जब हाफ करेंगे तब हम क्या देख रहे हैं कि जो हाफ ऑफ डिस्टेंस है वो एक्चुअल डिस्टेंस से क्या होगी बेटा, वो एक्चुअल डिस्टेंस से कुछ ना कुछ ज्यादा होगी. एक्चुअल डिस्टेंस जो होनी चाहिए थी वो इतनी होनी चाहिए थी, है ना, बट जो van der Waals रेडियस आई हमारे पास वो कितनी आई, वो हमारे पास नॉर्मल से ज्यादा आई. तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो कोवेलेंट रेडियाई होती है, जो कोवेलेंट रेडियाई है वो रियल एटॉमिक रेडियाई से छोटी होती है. ठीक है, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा, रियल की. और जबकि जो van der Waals रेडियाई है वो रियल से ज्यादा होती है. ठीक है, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई भाई. जो रियल एटॉमिक रेडियस तो हम निकाल ही नहीं पा रहे थे, मैंने बताया था इसका रीजन क्या होता है. फिर हमने बताया कि भी हम कोवेलेंट इस मेथड से निकाल लेते हैं. फिर हमें पता चला कि भाई जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तब तो एटम्स ओवरलैप कर जाते हैं और उनकी वजह से जो एटम का जो साइज होता है वो रियल साइज से छोटा हो जाता है. और जब बात करें कि van der Waals की, तो van der Waals वाले केस में क्या हो गया कि यहाँ पर तो एटम्स ओवरलैप नहीं है, एटम्स दूर दूर होते हैं. तो जब हम उसका हाफ करेंगे तो वो रियल से क्या होगा बेटा, वो लार्जर होगा. और ये जनरली हम किस में एडजस्ट करते हैं, ये होता है नोबल गैसेस. क्योंकि हम जानते हैं कि नोबल गैसेस का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वो कोई बॉन्ड बनाते ही नहीं है. तो जब कोई बॉन्ड ही नहीं बनाते तो उनके एटम्स के बीच में कौन सा फोर्स काम करता है, सिंपल van der Waals फोर्स काम करेगा. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो नोबल गैसेस होती हैं उनकी जो रेडियस होती है, इफेक्टिव रेडियस, वो सबसे ज्यादा होती है. और उसका सिंपल सा रीजन क्या हो गया, बिकॉज इन नोबल गैसेस वी मेजर van der Waals रेडियाई विच इज ग्रेटर देन रियल रेडियाई. क्लियर है, तो ये होगी हमारे पास van der Waals रेडियाई, आपको पता होना चाहिए. अब आता है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, कि किस किस फैक्टर पे एटॉमिक रेडियस डिपेंड करती है, किस तरीके से हम एटॉमिक रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस।
फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो। तो फर्स्ट आता है हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि जो एटॉमिक साइज था, जो एटॉमिक रेडियस थी, वो कौन सी डिस्टेंस थी? वो डिस्टेंस थी सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल हैविंग इलेक्ट्रॉन, है ना। सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट सेल तक जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, वो डिस्टेंस कहलाती है एटॉमिक साइज। तो अब सबसे फर्स्ट आता है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जो साइज ऑफ एटम है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर कैसे डिपेंड कर सकता है? कहता है कि जो साइज होगा एटम का वो नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे या न्यूक्लियर चार्ज पे कैसे डिपेंड करेगा। तो बिल्कुल सिंपल सी है। तो क्या कहता है कि जो एटॉमिक रेडियाई है, एटॉमिक रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा एटॉमिक रेडियस उतने ही कम होगी। देखो इसका सिंपल सा लॉजिक क्या होगा भाई, ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास हो गई एटम का बना रहा हूं, ये बीच में न्यूक्लियस रखा हुआ है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने का काम किसका है? इस न्यूक्लियस का है। ये जो न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। अब ये वाला जो फोर्स है, जो न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर चार्ज है, ये जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो जो साइज होगा वो साइज क्या होने लग जाएगा? डिक्रीज होने लग जाएगा। तो मतलब कि सारा का सारा मेन रोल मैं किसका कह सकता हूं? इस न्यूक्लियर चार्ज का। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते जाएंगे, वैसे वैसे जो साइज होगा स्टार्ट्स टू डिक्रीज। वो जो साइज होगा वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ना कि जो एटॉमिक रेडिया है या एटॉमिक साइज है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, या फिर एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, है ना। एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स increases, the atomic size decreases. The atomic size decreases due to increasing the attraction between nucleus and outermost electrons. ठीक है, यहां तक क्लियर है ना कंसेप्ट बिल्कुल, कि जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा और जो साइज होगा वो स्टार्ट्स टू डिक्रीज, वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो हमारे पास जो सेकंड कंसेप्ट आता है वो आता है नंबर ऑफ सेल्स का, ठीक है, कि नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा। कि हम जानते हैं कि जब हम अलोंग द ग्रुप मूव करते हैं, है ना, के शेल आती है, फिर एल शेल, फिर एम शेल, मतलब कि नंबर ऑफ शेल्स लगातार इंक्रीज होते जाते हैं। तो सेकंड हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ सेल्स की, ठीक है। नंबर ऑफ एनर्जी लेवल कह सकते हो या फिर नंबर ऑफ शेल कह सकते हो। तो अब आपको पता है कि हमारे पास कोई घर है, उस घर के अंदर जितने ज्यादा रूम्स होंगे, सिंपल सी बात है, उसका साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। एज द नंबर ऑफ रूम्स इंक्रीजेस द साइज आल्सो इंक्रीजेस, है ना। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि जो एटॉमिक साइज है या जो एटॉमिक रेडियाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ सेल्स। कैसे, वो देख लेते हैं। अब जैसे कि एक तरफ है हमारे पास एक ऐसा रूम है जिसमें सिर्फ एक ही सेल है, ये दूसरा घर हो गया जिसके अंदर 2 शेल्स हो, फिर ये नेक्स्ट हाउस हो गया जिसके अंदर 3 सेल्स होंगे। तो आप क्लियरली देख सकते हो, एज द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, एज द नंबर ऑफ सेल increases the atomic size या atomic radii
आल्सो इंक्रीजेस, है ना। तो वही चीज कहता है कि एज द नंबर ऑफ शेल इंक्रीज द एटॉमिक रेडियाई आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा सेल्स होंगी न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस बढ़ेगी, और उस डिस्टेंस के बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होगा, सिंपल सी बात होगी, वो उतनी दूर चला जाएगा और साइज क्या हो जाएगा उसका, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो लिख सकता हूं ना मैं, ड्यू टू इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल्स, द force of attraction between nucleus and outermost cell electron decreases, ठीक है। क्या कह रहा है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन में, वो डिक्रीज हो जाएगा, एंड हेंस द साइज आल्सो इंक्रीजेस, द साइज विल आल्सो इंक्रीज। अब हमें एक बात बहुत सिंपल सी पता है कि तुमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को पढ़ा हुआ होगा, है ना, तुमने पढ़ा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक टाइप से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो है, क्योंकि ये जो फोर्स है वो किस किस के बीच में है, पॉजिटिव प्रोटॉन्स और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो वो फोर्स का फॉर्मूला तुमने क्या पढ़ा हुआ है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस टेक, ठीक है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे थे, मतलब चार्ज बढ़ रहा था, तो चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और वो इलेक्ट्रॉन्स नजदीक आएंगे, साइज डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा, जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी, तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी तो डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी फोर्स उतना कम हो जाएगा, और साइज क्या हो जाएगा, स्टार्ट्स टू इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है। अब जो नंबर थर्ड आता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे पास स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट कह सकते हो या फिर शील्डिंग इफेक्ट भी कह सकते हो। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज देखो, नंबर थर्ड है हमारे पास स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, अब ये क्या होता है, ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, एक्चुअल में आप इसको कह सकते हो एक टाइप से रिपल्शन होता है, ठीक है। किसी चीज को स्क्रीन करने का मतलब क्या होता है, ढक लेना, शील्ड कर लेना मतलब कि ढक लेना होता है, ठीक है। स्क्रीन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कवर कर लेना। तो मैं अब इसको कैसे डिफाइन कर सकता हूं स्क्रीनिंग इफेक्ट को, जो स्क्रीनिंग है, इट मे बी डिफाइंड एज द कवरिंग और shielding the outermost electron from nucleus by inner electrons, तो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि मैं इसको डायग्राम से समझाऊं, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है, भाई होना तो क्या चाहिए था कि जो हमारे पास थ्योरेटिकली है वो ये होना चाहिए था कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, उन सारे इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस की वजह से बिल्कुल इक्वल अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए था। बट एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होगा, इसके बाद इसको थोड़ा कम होगा, और यहाँ पर इसको बहुत कम हो जाएगा। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। मतलब कि जो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड कर देते हैं। मतलब कि ये इस न्यूक्लियस को ढक लेंगे ताकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कोई अट्रैक्शन एक्सपीरियंस ही ना हो, ठीक है। जब उसको अट्रैक्शन एक्सपीरियंस नहीं होगा तो बेचारा क्या करेगा, बिल्कुल दूर दूर जाकर के दूर बैठना स्टार्ट कर देगा। जैसे नहीं देखा आपने, जैसे कोई भी मैजिशियन शो दिखा रहा है, वो बीच में बैठा हुआ है, चारों तरफ उसके बच्चे बैठे हुए हैं। अगर क्या हो, अगर जो सबसे आगे वाले बच्चे हैं, अगर वो खड़ा होना स्टार्ट कर दे, खड़े हो जाए,
और पीछे वाले बच्चों को कुछ दिखाई ना दे रहा हो, तो वो बच्चे क्या करेंगे, वो दूसरी एक्टिविटीज करने लग जाते हैं ना, वो जो उस शो को देख रहे थे उसको छोड़ देंगे और उससे दूर चले जाएंगे। तो वही सेम केस यहाँ पर होगा। अगर इन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को जो न्यूक्लियर चार्ज है वो एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ, तो वो क्या करेंगे, वो दूर जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो द चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, is called effective nuclear charge. The charge experienced by outermost electron. तो न्यूक्लियर चार्ज तो प्रोटॉन हो गया, बट एक्चुअल में जितने प्रोटॉन्स थे उतना तो इनको चार्ज एक्सपीरियंस हो ही नहीं रहा था। तो जितना चार्ज एक्चुअल में ये एक्सपीरियंस करेंगे उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को कवर कर रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है ये भी कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन फर्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। भाई सिंपल सी बात है, अंदर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतने अच्छे से वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कवर कर पाएंगे। इनर इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे उतने अच्छे से वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कवर कर पाएंगे और उसको न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस ही नहीं होगा और वो न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा। तो पहली चीज देखना, तो जैसे ही हम टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तब क्या होगा, वहां पर इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं लिथियम की एटॉमिक नंबर 3, ठीक है, सोडियम की बात करूं तो 11, तो जो लिथियम है वहां पर 2 1 है, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कितने इलेक्ट्रॉन शील्ड करेंगे, सिर्फ 2। बट सोडियम के अंदर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको कितने इलेक्ट्रॉन शील्ड करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन शील्ड करेंगे। मतलब कि यहाँ पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आई बात समझ में, तो ये हो गया। दूसरा आता है हमारे पास शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो शेप ऑफ ऑर्बिटल के ऊपर भी डिपेंड करती है, शेप ऑफ इनर ऑर्बिटल। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये इसके ऊपर कंपटीशन में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शेप ऑफ इनर ऑर्बिटल्स, जो अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप कैसी होगी, शेप ऑफ इनर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अब जो अंदर वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उसकी शेप के ऊपर भी ये सारा कुछ डिपेंड करता है। जैसे कि मैं बात करूं, अगर मेरे पास ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और उससे जस्ट पहले कौन है, एस सबशेल है, तो जो एस सबशेल होता है उसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। और जो स्फेरिकल होता है वो न्यूक्लियस को सबसे ज्यादा इफेक्टिवली स्क्रीन कर देगा। मतलब कि क्या कह सकते हैं कि एस के अंडर अगर कोई आया तो वो न्यूक्लियर चार्ज को बाहर ही नहीं जाने देगा और उसकी वजह से जो एस के जो जस्ट बाद होगा उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसका बहुत ही कम हो जाएगा। तो जो एस है इसकी जो स्क्रीनिंग पावर है वो सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो जो स्क्रीनिंग पावर है वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, एस सबशेल की होगी। मतलब कि अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से जस्ट पहले एस सबशेल आ गया तो वो इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से शील्ड कर देगा। ठीक है, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से शील्ड कर देगा, मतलब कि वहां पर न्यूक्लियर चार्ज पहुंच ही नहीं पाएगा, वो जो चार्ज एक्सपीरियंस करेगा वो चार्ज बहुत ही कम होगा। ठीक है, इसके बाद आता है पी सबशेल। अब जो पी सबशेल होती है उसकी शेप कैसी होती है, डम्बल शेप होती है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि ये न्यूक्लियस हो गया तो इसकी शेप कैसी होगी, डम्बल शेप होगी। मतलब कि ये बहुत ज्यादा टाइम न्यूक्लियस से दूर स्पेंड करता है। भाई एस में तो क्या था कि वो न्यूक्लियस के चारों तरफ बिल्कुल इक्वल टाइम रहता है ना, स्फेरिकल है ना, इक्वल डिस्टेंस है, वो हमेशा न्यूक्लियस के चारों तरफ ही रहता है, इसलिए वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से शील्ड कर सकता है। बट पी में क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ज्यादा दूर रहता है, मतलब कि न्यूक्लियस से दूर ज्यादा टाइम स्पेंड करता है और उस वजह से ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को उतना अच्छा शील्ड नहीं कर पाएगा। तो जो इसकी स्क्रीनिंग पावर हो गई वो एस से थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब फिर जो डी वाला है उसमें तो डबल डम्बल शेप होती है,
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इसकी जो स्क्रीनिंग पावर होगी वो इससे भी कम हो जाएगी, और जो सबसे कम स्क्रीनिंग पावर होगी वो F की होगी। तो ये भी हम सब डिस्कस करेंगे, इनके ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो मतलब क्या हुआ, जो एटॉमिक साइज हुआ वो तीन चीजों पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ शेल्स, एंड नंबर थर्ड है स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, और जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, वो स्क्रीनिंग इफेक्ट डिपेंड करेगा एक तो नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स पे, और दूसरा होगा स्क्रीनिंग पावर पे। ठीक है, और जो स्क्रीनिंग पावर है, सॉरी, नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेप ऑफ इनर ऑर्बिटल्स पे। और जो शेप ऑफ इनर ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग क्या हो गया, जो एस सबशेल है वो न्यूक्लियस के पास सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, इसलिए उसकी स्क्रीनिंग पावर सबसे ज्यादा हो गई, और जो एफ होगा उसकी स्क्रीनिंग पावर सबसे कम होगी। तो इन सब का इफेक्ट क्या होगा जब हम अलोंग द पीरियोडिक टेबल मूव करेंगे, वो सब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। ठीक है, बहुत ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिल्कुल बेसिक है, एटॉमिक रेडियस के ऊपर बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। ओके, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वो प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करूंगा। ओके, थैंक यू।